हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि अभिजय बैच के अंतर्गत हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है और धीरे धीरे हम लोग क्या हैं जो अलग अलग प्रकार के आपके टॉपिक्स हैं या जो अलग अलग प्रकार की आपके रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस हैं उन सभी को आधार बनाते हुए क्या है अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य किए हुए हैं। तो अभी फिलहाल जो आपका टॉपिक बना हुआ है आपकी क्लास में, उसको हमने कहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल विजय है उसमें शुरुआती कैलकुलेशन जो आपकी आ जानी चाहिए वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के संदर्भ में आ जानी चाहिए। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ किस प्रकार का टकराव हुआ या किन परिस्थितियों में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संघर्ष हुआ, तो वो जो तमाम प्रकार की परिस्थितियां हैं या वो जो तमाम प्रकार की आपके रेस्पेक्टिव कंडीशंस हैं उनका प्रॉपर डिस्कशन हमने कर लिया है। लास्ट डिस्कशन जो आपका हुआ था उसके सबसे लास्ट में हमने आपको बताया होगा कि बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध और बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफर को हम कंबाइन फॉर्म में रख करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से आपका क्या बन जाएगा, प्रॉपर सीक्वेंस आपका बन जाएगा। आप लोग जान पा रहे हैं कि दुष्यंत सिविल क्लासेस के मंच पर आप लोगों के लिए सूर्यकिरण बैच की जो आपकी प्लेलिस्ट है वो बनवा दी गई है और अभिजय बैच की जो आपकी प्लेलिस्ट है वो भी क्या बनवा दी गई है। तो आप लोग जो अपने अपने टॉपिक्स हैं या जो अपने अपने आपकी क्लासेस हैं उनका चुनाव किए जाने के संदर्भ में बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं कर पा रहे होंगे। तमाम प्रकार की जो आपकी टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं वो टेक्निकल फैसिलिटीज़ आपको क्या है अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो आज की चर्चा में दो प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु हमको यहाँ पर क्या डिस्कस करके चलने पड़ेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी में हम तथ्यात्मक जानकारी तो जोड़ के चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन शुरुआत में आपको ये बता करके चलना पड़ेगा कि बैटल ऑफ प्लासी जो है इसका ग्राउंड कैसे जनरेट हुआ। तो देखो बैटल ऑफ प्लासी का जो आपका ग्राउंड जनरेट होगा इसमें एक बार फिर वही कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी जो लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट करा के आपको दिखाया होगा। यानी कि अगर आप बैटल ऑफ प्लासी के ग्राउंड को जनरेट करवाना चाहते हैं, यानी कि प्लासी के युद्ध के धरातल का उद्भव अगर आप बताना चाहते हैं या अगर आप उसका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड यहां पर बनाना चाहते हैं, तो एक बार फिर आपको बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की कमजोरी को डिस्कस करना होगा। और जैसे एक बार फिर आप बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क्या है कमजोरी को डिस्कस कर लेंगे तो अपने आप ही जो बैटल ऑफ प्लासी है उसका बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगा और वहीं से आपकी क्या है प्रॉपर जो आपकी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की कमजोरी का धरातल आप किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हल्का सा सहारा इसका यहां पर हम क्या है इस क्लास में भी क्या लेकर के चलेंगे क्योंकि हमारे फायदे की बात है। मान लीजिए आपने कहा कि मामला किसका बना हुआ है, मामला बंगाल का बना हुआ है। मामला किसका बना हुआ है, बंगाल का बना हुआ है। और बंगाल के नवाब के रूप में आप किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बंगाल के नवाब के रूप में जो आपकी मेजर वन कैलकुलेशन अभी बनी हुई है उसमें आपने क्या कहा भाई, सिराज कह लो चाहे क्या कह लो, सिराजुद्दौला कह लो, सिराज कह लो या क्या कह लो, सिराजुद्दौला कह लो। तो एक बार फिर क्या होगा इस चर्चा में आपको यहां पर क्या है इनकी कमजोरी का ग्राउंड, इनकी कमजोरी का जो धरातल है, तो इनकी कमजोरी का धरातल आपको यहां पर क्या है इस्टेब्लिश करके चलना होगा। कमजोरी का धरातल क्या है इस्टेब्लिश करके चलना होगा और वही कैलकुलेशन हम दोबारा कर लेंगे। मान लीजिए आपने यह क्या ली, आपने इस गद्दी बनाई, यहां पर गद्दी का मतलब क्या हो जाता है, थ्रोन हो जाता है। इस गद्दी पर आपने क्या दिखाया, नवाब को दिखाया और नवाब आप जान पा रहे हैं कि कौन है उस समय, सिराज हैं, यानी कि कौन बने हुए हैं, सिराजुद्दौला आपके बने हुए हैं। तो अब यहां पर मामला हम हल्का सा वही बनाएंगे, लेकिन इसकी जो लैंग्वेजेज हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, यहां से बदल जाएंगी। कि मान लीजिए आपने एक बार फिर क्या बनाया, ये सिराज का दरबार आपने बनाने की बात की। मान लीजिए एक बार फिर आपने यहां पर क्या कैलकुलेट किया, आपने सिराज के दरबार को यहां पर क्या है कैलकुलेट करने की बात की, कोई बात नहीं है।
एक बार फिर क्या है, यहां पर आपने स्वराज के दरबार को क्या है कैलकुलेट करने की बात की, ठीक है। और लास्ट डिस्कशन में हमने आपको बताया होगा, इससे पहली वाली जो आपकी क्लास हुई थी, कि ये जो दरबारी आप दिखा रहे हैं, इन दरबारियों में आपको ये कह करके चलना पड़ेगा कि जो अधिकांश व्यक्ति हैं, इन दरबारियों में जो अधिकांश व्यक्ति हैं, इन दरबारियों में जो अधिकांश व्यक्ति हैं, तो अधिकांश व्यक्ति क्या हैं, वो स्वराज से क्या है नाराज हैं, वो स्वराज से क्या नाराज हैं। उन नाराज होने की जो वजह है वो हमने बहुत प्यार के साथ क्या आपके सामने रख दी है। यानी कि सिराज जो है ना तो खुद खाता है और ना ही किसी अन्य को खाने देता है। यानी कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों में करप्शन को अपना करके नहीं चलता, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सिराज रहा शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि गुस्सा उसको बहुत जल्दी आ जाता है। इस नाते वो अपने दरबारियों के साथ कभी भी कोई वेरी पॉजिटिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो ये कमजोरी का धरातल क्या रहेगा, सिराज का रहेगा। एक बार फिर आपको यहीं पर ये कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। अच्छा, यहां से हम जो प्रमोट करके चलेंगे वो दो ही कैरेक्टर्स को प्रमोट करके चलेंगे। एक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, मीर जाफर हो जाएगा। एक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मीर जाफर हो जाएगा। और मीर जाफर के साथ आप किसको एडअप करके चलोगे, किसको आप जोड़ के चलोगे, तो आप क्या कहोगे, मीर कासिम साहब को क्या है आप यहां पर जोड़ करके चलोगे। अब देखो मामला क्या है, ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि अगर इन दोनों के साथ आप सिराज को कैलकुलेट करने की बात करोगे, अगर इन दोनों के साथ क्या है आप सिराज को कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो सिराज ने इनको क्या है एक जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी का मतलब क्या होगा कि सिराज की सेना की जो कमान है, जो कमांड है, सेना की जो कमान है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे कमांड, वो किन के हाथों में है, वो मीर जाफर और मीर कासिम के हाथों में है। अब मामला यहां पर यह बनेगा कि अलीनगर की संधि तो हो चुकी है, और अलीनगर की संधि का मतलब यह हो जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक संधि के माध्यम से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कमजोर बनाने का प्रयास किया है। यानी कि आप जान चुके हैं कि अलीनगर की संधि के माध्यम से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को दो प्रकार की बातों को एक्सेप्ट करना पड़ा था कि भाई कलकत्ता पर अंग्रेजों का जो पुनः राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ है यह हम स्वीकार करके चलते हैं, और अंग्रेज अपने व्यापारिक केंद्रों की क्या है किलेबंदी करने का अधिकार रखते हैं या किलेबंदी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अलीनगर की संधि है वो बंगाल के नवाब सिराज को या सिराजुद्दौला को कमजोर तो बना रही है, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें जो एक्सेप्ट करनी पड़ी वो बंगाल के नवाब को एक्सेप्ट करनी पड़ी। और बड़ा फायदा किसको होगा, तो बड़ा फायदा किसको हुआ, कंपनी को हुआ। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को आप ऐसे ही भारत में अंग्रेजों की पॉलिटिकल पावर का रियल फाउंडर नहीं कहते हैं। इस सेंटेंस को हम जस्टिफाई करा के दिखाएंगे आपको आने वाली क्लासेस में। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि रॉबर्ट क्लाइव को ऐसे ही भारत में ब्रिटिश और राजनीतिक शक्ति का रियल फाउंडर नहीं कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव अपने आप में क्या है बहुत ही कैलकुलेटिव आदमी है। आपने पढ़ा होगा कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यह कहा गया उस समय कि रॉबर्ट क्लाइव जो है यह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आया है, यानी कि स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आया है, और एक बहुत ही क्या है योग्य सेनापति है। तो ये जो सेंटेंस इसके बारे में इस्तेमाल किया जाता है कि ये स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आया है और बहुत ही योग्य सेनापति है, यानी कि अंग्रेज इसकी प्रशंसा करते हुए ऐसा कहते हैं और ये एहसास कराने की बात करते हैं कि भैया जो रॉबर्ट क्लाइव है ना ये गलती करने का विषय नहीं है। ये जो रॉबर्ट क्लाइव क्या है ये गलती करने का विषय नहीं है। अब रॉबर्ट क्लाइव का मानना यह रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव दरअसल अपने लोगों को यह समझाने की बात करेंगे कि देखो ऐसा है भाई कि अलीनगर की संधि के माध्यम से भले ही हमने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कमजोर बनाने का प्रयास किया है, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं, क्या कहा हमने, जहां से मैं देख रहा हूं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के व्यवहार को हम लोग स्वतंत्र अवस्था में नहीं छोड़ सकते। अगर हम लोगों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के व्यवहार को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ने का कार्य किया तो आने वाले समय में बंगाल के इस नवाब की ओर से हमें प्रभावशाली चुनौतियां दी जा सकती हैं। और अभी हमारा सैन्य संगठन इतना मजबूत भी नहीं है कि हम प्रभावशाली चुनौतियों का सामना कर पाएं। तो कुल मिलाकर के रॉबर्ट क्लाइव अपने लोगों को अब लगा देंगे बंगाल के नवाब सिराज के पीछे कि भैया इसकी जो कमजोरी है ना
उस कमजोरी को थोड़ा बाहर निकाल के लेके आओ। और जो इसकी कमजोरी होगी ना, उसी को हम क्या बनाएंगे, उसी को हम क्या बनाएंगे, अपनी मुख्य ताकत बनाने का कार्य करेंगे। यही एक तरीका है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने का, परास्त करने का या बिल्कुल तोड़ देने का। तो इसको मैं ऐसे कहता हूं कि बंगाल की राजनीति में उस समय क्या हुआ है ना, इसको मैंने ऐसे कहा हमेशा कि नीति डैश अनीति, नीति डैश अनीति का खेल प्रारंभ हुआ, का खेल प्रारंभ हुआ, का खेल प्रारंभ हुआ। थोड़ा इसको और आसान बना देते हैं, यानी कि आप इसको बदल के ऐसे भी कह सकते हैं कि बंगाल की राजनीति में षड्यंत्रों का दौर देखा गया, बंगाल की राजनीति में षड्यंत्रों का दौर देखा गया, षड्यंत्रों का दौर देखा गया। बंगाल की राजनीति में क्या है, षड्यंत्रों का दौर देखा गया, षड्यंत्रों का दौर देखा गया। ठीक है, और हम ये कहेंगे कि जो लोग सिराज से नाराज रहे, जो लोग सिराज से नाराज रहे, जो लोग सिराज से नाराज रहे, उन्हें कंपनी ने अपनी ओर मिलाया, उन्हें कंपनी ने अपनी ओर मिलाया, उन्हें कंपनी ने अपनी ओर मिलाया। और ये जो अपनी ओर मिलाने की बात है, इसमें जो आप सकारात्मक जुड़ाव लेकर के चलेंगे, यहां पर इसमें जो आप सकारात्मक जुड़ाव लेकर के चलेंगे, तो सकारात्मक जुड़ाव आप किनका लेकर चलेंगे, आप दो ही करैक्टर यहां पर दिखाएं, या तो आप मीर जाफर का रेफरेंस लेकर के चलेंगे और मीर जाफर के साथ आप किसको कंबाइन कर देंगे, मीर कासिम को आप कंबाइन कर देंगे। यानी कि इसको मैंने हमेशा ऐसे कहा कि बंगाल की राजनीति में नीति अनीति का खेल प्रारंभ हुआ, नाना प्रकार के षड्यंत्रों का दौर प्रारंभ हुआ, और जो लोग ऐसे रहे जो बंगाल के नवाब सिराज से डिससेटिस्फाइड है, या जो बंगाल के नवाब सिराज से काफी नाराज हैं, उनको कंपनी ने अलग अलग प्रकार के लालच देने का कार्य किया और अपनी ओर मिलाने का कार्य किया। तो अपनी ओर मिलाने का जो भाव है, या अपनी ओर मिलाने की जो प्रक्रिया है, या अपनी ओर मिलाने का जो धरातल है, उसमें जो मेजर वन कैरेक्टर्स आप लेकर के चलेंगे, जिनको आप प्रमोशन देंगे, यहां पर मीर जाफर और मीर कासिम साहब को लेकर के चलेंगे। इन दोनों को यह कहा जाता है कि भैया आप एक बात मान लो, अगर आप बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हमारी सहायता करने का कार्य करोगे, अगर आप बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हमारी सहायता करने का कार्य करोगे, तो बदले में आपको हम क्या देंगे, बड़े बड़े और राजनीतिक आशीर्वाद देने का कार्य करेंगे। और जो बड़े बड़े राजनीतिक आशीर्वाद हम देने का कार्य करेंगे, कंपनी का इशारा कहां है, किस ओर है, बंगाल के नवाब के पद की ओर, बंगाल के नवाब के पद की ओर। तो कुल मिलाकर के जो जुड़ाव आप दिखाएंगे, आप मीर जाफर और मीर कासिम जैसे लोगों के नामों को यहां पर प्रमोट करने की बात करेंगे। कंपनी इनको लालच देगी कि भैया आप तो ऑलरेडी क्या है, डिससेटिस्फाइड हैं, आप तो ऑलरेडी क्या है, डिससेटिस्फाइड हैं, और अगर आप अपने ही नवाब के अगेंस्ट जाकर के हमारा कोई सपोर्ट करने की बात करते हो, तो उस सपोर्ट के बदले में क्या है, उस सपोर्ट के बदले में क्या है, हम आपको क्या है, बड़े बड़े राजनीतिक आशीर्वाद देने की बात करेंगे। और यहां राजनीतिक आशीर्वाद का मतलब आप क्या लेके चलेंगे कि कंपनी का इशारा कहां है, तो कंपनी का जो इशारा है वो बंगाल के नवाब के पद की ओर है। कंपनी का जो इशारा है वो कहां पर है, वो बंगाल के नवाब के पद की ओर है। इसी ने क्या बनाया, बैटल ऑफ प्लासी का ग्राउंड जनरेट किया। रॉबर्ट क्लाइव की इसी कैलकुलेशन ने क्या है, बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी के युद्ध का जो आपका प्रॉपर ग्राउंड है, उसको क्या है, जनरेट करने का कार्य किया। अब आपको यहां पर क्या कैलकुलेशन स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने क्या कहा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी की डेट आप बताएंगे 23 जून 1757 AD। ओके, नंबर एक बात, इस समय आपको क्या बता के चलना पड़ेगा, इस समय आपको बंगाल का नवाब बता के चलना पड़ेगा। इस समय आपको क्या है, बंगाल का नवाब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बहुत आसान हो गया है। बंगाल का नवाब क्या है,
आप सिराज को ही कैलकुलेट करके चलेंगे। आप किसको कैलकुलेट करके चलेंगे? आप सिराज को ही कैलकुलेट करके चलेंगे। और यहां पर आपको क्या बताना पड़ेगा? मुगल शासक भी आपको क्या है बताना पड़ेगा। यहां पर क्या आपको मुगल शासक भी आपको क्या है बता करके चलना पड़ेगा। मुगल शासक भी क्या आपको बता के चलना पड़ेगा। तो मुगल शासक के कॉन्टेक्स्ट में आपका आंसर क्या आएगा? आलमगीर सेकंड आपका क्या है राइट आंसर यहां पर क्या है हो जाना चाहिए। आलमगीर सेकंड के रूप में क्या है आपका आंसर यहां पे आ जाना चाहिए। अब मामला किसका? मामला बैटल ऑफ प्लासी का है। तो जब मामला बैटल ऑफ प्लासी का तो यहां पे अब आपको पक्ष तो बनाने पड़ेंगे ना। तो पक्ष जब आप बनाने की बात करोगे तो एक और क्या हो जाएगा आपका पक्ष में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। और पक्ष में एक और कौन हो जाएगा आपका? नवाब ऑफ बंगाल हो जाएगा। नवाब ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के नवाब आप हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर कंपनी की ओर से आप किसको प्रमोट करने की बात करेंगे? तो यहां पर कंपनी की ओर से आप किसको प्रमोट करने की बात करेंगे? यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को क्या है आप प्रमोट करने की बात करेंगे। और बंगाल के नवाब की ओर से कुल मिलाकर के आप 4 प्रकार के जो आपके कैरेक्टर्स हैं आप उनको यहां पर क्या है प्रमोट करने की बात करेंगे। 4 प्रकार के जो आपके कैरेक्टर्स हैं आप उनको यहां पर क्या प्रमोट करने की बात करेंगे। बंगाल के नवाब की ओर से आपको क्या दिखाना है? मीर जाफर आपको दिखाना है। बंगाल के नवाब की ओर से आप क्या दिखाएंगे? मीर जाफर दिखाएंगे। बंगाल के नवाब की ओर से क्या है आप मीर कासिम को भी दिखाएंगे। बंगाल के नवाब की ओर से क्या है आप मोहनलाल को भी दिखाएंगे। मोहन लाल को भी आप दिखाएंगे। और बंगाल के नवाब की ओर से क्या है आप मीर मदान को भी आप दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? मीर मदान को भी आप दिखाएंगे। और दिखाने का तरीका यह होगा कि जब आप इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में यहां पे दिखाएंगे तो इनको आप कहेंगे कि सिराज के क्या हैं? सिराज के क्या हैं? विश्वासघाती हैं। विश्वासघाती। ये सिराज के क्या माने जाएंगे? विश्वासघाती माने जाएंगे। और ये क्या माने जाएंगे? सिराज के क्या माने जाएंगे? विश्वास पात्र माने जाएंगे। ये सिराज के क्या माने जाएंगे? सिराज के विश्वास पात्र माने जाएंगे। सिराज के विश्वास पात्र माने जाएंगे। यानी कि मामला यहां पर मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि मजे की बात क्या देखो कि मीर जाफर और जो मीर कासिम है ये ऑलरेडी कंपनी के साथ मिले हुए हैं। ये ऑलरेडी कंपनी के साथ मिले हुए हैं। लेकिन बैटलफील्ड में ये किसकी ओर से आते हैं? बंगाल के नवाब की ओर से आते हैं। अब सोचो कि प्लासी के युद्ध के मैदान में बंगाल के नवाब की क्या इससे बड़ी कोई और कमजोरी हो सकती है कि जिन लोगों को उसने अपनी सेना की मुख्य जिम्मेदारी दे रखी है वो क्या है वो ऑलरेडी कंपनी के साथ मिले हुए हैं। इससे अच्छा तो यह हो जाता कि भैया अगर आप पहले से कंपनी के साथ जुड़ गए हैं तो आप बंगाल के नवाब की पूरी खिलाफत ही कर देते और बैटलफील्ड में क्या है आप कंपनी की ओर से आ जाते। लेकिन आपने तो बहुत गहरी चालाकी कर दी। आप मिल तो गए कंपनी के साथ, आपने हाथ किसके साथ मिला लिया है? आपने कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है। और आपको क्या लग रहा है? आपको यह लग रहा है कि जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी कंपनी की ओर से क्या है हमें बड़े बड़े राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त होंगे। चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो ईमानदारी दिखा देते हैं ना भाई। थोड़ी बहुत तो ईमानदारी आप दिखा सकते थे, लेकिन आपने थोड़ी बहुत ईमानदारी भी नहीं दिखाई। आप पहले से कंपनी के साथ जुड़ चुके थे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में आप बंगाल के नवाब की ओर से आए। इसी बात को आधार बनाकर कई बार कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है एक ऐसे क्रिकेट मैच के समान है जो पहले से क्या फिक्स हो चुका है कि किस बॉल पर छक्का लगेगा, किस बॉल पर चौका लगेगा, कौन सी वाइड बॉल मानी जाएगी, किस बॉल पर कोई आउट होगा। तो ये कई बार ना यूपीएससी और स्टेट पीएसएस के मेंस के एग्जामिनेशन में आया है। ये कोटेशन आ जाता है और कहता है कि भाई इसको क्या है या तो इसका परीक्षण कीजिएगा या इसे प्रमाणित कीजिएगा। तो आप भी ये कहना सीखो कि बैटल ऑफ प्लासी में जो मीर जाफर और मीर कासिम का व्यवहार है वो यही आपको बताता है कि प्लासी का युद्ध एक ऐसे क्रिकेट मैच के समान माना जाएगा जो ऑलरेडी क्या फिक्स हो चुका है कि निष्कर्ष क्या आएगा वो पहले से क्या है तय हो चुका है। इसलिए मैंने कहा कि यहां पर जो आपके मीर कासिम और मीर जाफर हैं ये सिराज के विश्वासघाती माने जाएंगे, यानी कि इन्होंने सिराज की ओर से बिल्कुल भी कोई अटैक नहीं किया।
प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को डिफेंड करने का कार्य, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की ओर से ईमानदारी भरा जो व्यवहार किया वो मीर मदान साहब ने किया और मोहनलाल साहब ने किया, और ये वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी कि युद्ध क्षेत्र में मारे भी गए। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम जैसे जो लोग आपके सामने आते हैं, इन्होंने बंगाल के नवाब की ओर से एक भी तीर नहीं चलाया, यानी कि अंग्रेजी सेना पर कोई भी आक्रमण नहीं किया, किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं किया। विदाउट एनी एक्टिविटी ये युद्ध क्षेत्र से क्या है, वापस लौट जाते हैं। इस नाते हमने कहा कि प्लासी का युद्ध एक ऐसे क्रिकेट मैच के समान है जो पहले से क्या है, फिक्स हो चुका है। अब एक नई बात आपको सिखाते हैं, एक लैंग्वेज आपको बनाना सिखाते हैं कि जो आपका बैटल ऑफ प्लासी है, तो बैटल ऑफ प्लासी में जब आप सफलता का धरातल जोड़ने की बात करेंगे, ये जरूर याद रखना, जब आप सफलता का ग्राउंड जोड़ने की बात करेंगे, तो बैटल ऑफ प्लासी में जब आप सफलता का धरातल जोड़ने की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको क्या बताना पड़ेगा कि सफलता का धरातल किसके साथ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा भाई किसके साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यानी कि कंपनी को क्या है, प्लासी के युद्ध में सफलता प्राप्त हुई। अब यहां पर लैंग्वेज आपको क्या बनानी है, वो परेशान कर सकता है ना आपको। लैंग्वेज आप ये बना के चलेंगे कि ये जो सफलता है भारत में कंपनी की कोई सैन्य सफलता नहीं थी, भारत में कंपनी की कोई, ये लैंग्वेज बनाएंगे, भारत में कंपनी की कोई सैन्य सफलता नहीं थी, भारत में कंपनी की कोई सैन्य सफलता नहीं थी। भाई इससे आप भारत में कंपनी की कोई सैन्य सफलता मान के नहीं चलेंगे, बल्कि इसके बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में कहेंगे ये सफलता जो है रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेसी का परिणाम थी। रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेसी का परिणाम थी। रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेसी का क्या है, परिणाम थी। तो ये जो लैंग्वेजेस मैंने आपको यहां पर बना के दी हैं, इनके आधार पर आपको काम करना है। ये तो आप बता पाओगे कि प्लासी के युद्ध में क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हमने यहां पे डिस्कस किया है, लेकिन अंतिम रूप में जब आप यहां पे आओगे कि प्लासी के युद्ध में कंपनी को सफलता प्राप्त हो रही है, लेकिन आप इसे भारत में कंपनी की कोई सैन्य सफलता मान के नहीं चलेंगे, बल्कि इसके बारे में आपको व्यवहार क्या करके चलना पड़ेगा, इसके बारे में तो आपको व्यवहार ये करके चलना पड़ेगा कि ये रॉबर्ट क्लाइव की जो डिप्लोमेसी है ना, कूटनीति जो है, उसका क्या है, परिणाम है। तो डेट आपके सामने है, बंगाल का नवाब आपके सामने है, मुगल शासक आपके सामने है, और ये जो करेक्टर्स हैं इनको आप किस रूप में कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो ये सारी की सारी बातें क्या हैं, हमने यहां पर क्या डिस्कस कर ली हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके समझ में अच्छे से आ भी जाएंगी, है ना। और कुछ चीजें आप ऑलरेडी पढ़ के बैठे होंगे, हम भली बातें जानते हैं, और जो अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, इनके साथ क्या है, आपको अपना जुड़ाव करके चलना है, ताकि तैयारी को एक सकारात्मक दिशा और गतिशीलता क्या है, दोनों ही क्या है, प्राप्त हो जाए। अब हमें यहां पे क्या डिस्कस करना है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति। आइए ऐसे डिस्कस करते हैं कि प्लासी के युद्ध की या प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति, डन। प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति तो प्लासी के युद्ध की बाद की स्थिति में आप यहां पे लेके चलेंगे मीर जाफर को, और मीर जाफर के बारे में पहले बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग करेंगे, बंगाल के नवाब बने, बंगाल के नवाब बने, बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग करेंगे, और ये कहेंगे कि क्या बने हैं, बंगाल के नवाब बने हैं। अब एक टिपिकल लैंग्वेज आप देने की बात करेंगे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लैंग्वेज आपको मिल जाए, है ना, कि कंपनी का राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सर्वप्रथम सबसे पहले
सर्वप्रथम बंगाल का नवाब कौन बना? 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 तो यहां पर भी आपका आंसर किस रूप में आ जाना चाहिए? मीर जाफर के रूप में क्या है? आपका राइट आंसर यहां पर आ जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, मीर जाफर के रूप में। तो पहले क्या करेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद की जो एक पॉलिटिकल कंडीशन आपको यहां पर डिस्कस करके चलना पड़ेगा। तो उसमें पहले क्या है, बहुत ही साधारण भाषा का आपको प्रयोग करके चलना है। आपको ये बताना है कि जस्ट आफ्टर द सक्सेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर को क्या है, बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन इसका एक मतलब यह भी है कि लैंग्वेज आपके एग्जामिनेशन में यह भी बन सकती है कि कंपनी का राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सबसे पहले बंगाल का नवाब कौन बना था? तो कंपनी का राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सबसे पहले जो बंगाल का नवाब बनेंगे वो जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी बनेंगे। वो नाम क्या आ जाएगा? मीर जाफर आ जाएगा। हमने ये लैंग्वेज क्यों बनाया? हमने ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपको क्यों बना के दिखाया? ये लैंग्वेज, इसके पीछे कारण है ना। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि अब कंपनी बंगाल की राजनीति में, अब कंपनी बंगाल की राजनीति में शासक निर्माता, अब कंपनी बंगाल की राजनीति में शासक निर्माता, दैट मीन्स किंग मेकर, अब कंपनी बंगाल की राजनीति में शासक निर्माता की भूमिका में आ गई। अब कंपनी बंगाल की राजनीति में क्या है? शासक निर्माता की भूमिका में आ गई। अब कंपनी बंगाल की राजनीति में क्या है? शासक निर्माता की भूमिका में आ गई। यानी कि शासक निर्माता की भूमिका में आने का मतलब यह होगा कि अब कंपनी बंगाल की राजनीति में यह तय करके चलेगी कि बंगाल का नवाब कौन होगा। सोच लो, हम लोगों के मध्य जो आपसी विवाद रहे, हम लोगों के मध्य जो एकता का अभाव का धरातल दिखाई पड़ा, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जो लोग भारत में केवल व्यापार करने आए हैं, अब बंगाल की राजनीति में वो लोग ये तय करके चलेंगे कि बंगाल के नवाब की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो कहा जाता है कि भाई जस्ट आफ्टर द सक्सेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, जो कंपनी है वो बंगाल की राजनीति में शासक निर्माता की भूमिका में आ जाती है। यानी कि जिसे चाहे उसे क्या बना दे? बंगाल का नवाब बना दे। इसका एक मतलब यह होगा, हम एक इक्वेशन हमेशा बनाते रहें कि इक्वेशन में क्या हो जाएगा। एक इक्वेशन और जोड़ के चलेंगे कि इक्वेशन में क्या है कि अब कंपनी क्या है, अब कंपनी जो है अपना आर्थिक व्यवहार तो करती रहेगी। अब यहां से क्या होगा, कंपनी आर्थिक व्यवहार तो करती रहेगी, लेकिन आर्थिक व्यवहार के साथ साथ क्या है, अब कंपनी का क्या आपके सामने आएगा? राजनीतिक व्यवहार भी आपके सामने आने लगेगा। आर्थिक व्यवहार के साथ साथ क्या है, अब कंपनी का क्या है? राजनीतिक व्यवहार भी क्या है? आपके सामने आने लगेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के व्यवहार का चरित्र ही बदल गया। कंपनी के व्यवहार का चरित्र ही बदल गया। कंपनी के व्यवहार का करैक्टर ही चेंज हो गया, या कंपनी के व्यवहार का क्या है? चरित्र ही बदल गया। कंपनी के व्यवहार का चरित्र ही बदल गया। तो इस इक्वेशन के बिहाफ पे आप ये कह पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे। तो ये इस तरीके से आपको डिस्कस करके चलना होता है कि प्लासी के युद्ध के बाद की जो बंगाल की राजनीतिक स्थिति आपके सामने आएगी, मीर जाफर साहब बंगाल के नवाब बनेंगे, लेकिन आप उनको ऐसा भी कह करके चलेंगे कि कंपनी का राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सबसे पहले बंगाल के नवाब कौन बने जी? मीर जाफर साहब बने। क्यों बने? क्योंकि अब कंपनी क्या है, वो बंगाल की राजनीति में क्या है? शासक निर्माता यानी कि किंग मेकर की भूमिका में क्या है? आ जाती है। जिसे चाहे उसे बंगाल का नवाब बना दे। एक इक्वेशन जोड़ के चलेंगे।
यानी कि अब कंपनी यहां से क्या हो जाएगा, अपने आर्थिक व्यवहारों के साथ साथ क्या है, भारत में अपने राजनीतिक व्यवहारों को भी लाने का काम करेगी। तो जब आप दोनों को जोड़ के चलेंगे तो आपको यह कहना पड़ जाएगा कि अब मामला क्या बन गया है, अब मामला यह बन गया है भाई कि कंपनी का जो व्यवहार है उस व्यवहार में ही क्या है, एक परिवर्तन हो गया है। और यह परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह परिवर्तन अपने आप में क्या है, गंभीर परिवर्तन है। यह अपने आप में क्या माना जाएगा, गंभीर परिवर्तन माना जाएगा। अब हमें डिस्कस करना है मीर जाफर बंगाल के नवाब के रूप में। मीर जाफर कोमा बंगाल के नवाब के रूप में, बंगाल के नवाब के रूप में, बंगाल के नवाब के रूप में। इसके लिए मैं दो प्रकार के पैटर्न हमेशा से बनाता रहा हूं। एक तरीका तो आपका यह होगा, एक और आप किसको दिखाएंगे, मीर जाफर को दिखाएंगे, एक और तो आप किसको दिखाएंगे, मीर जाफर को दिखाएंगे, और एक और आप किसको दिखाएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आप दिखाएंगे। और सेकंड पैटर्न क्या बनेगा, सेकंड पैटर्न आपका यहां से ये बनेगा कि एक और आप किसको दिखाएंगे, मीर जाफर साहब को दिखाएंगे, एक और आप किसको दिखाएंगे, मीर जाफर साहब को दिखाएंगे, और एक और आप किसको दिखाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव को आप दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव को आप दिखाएंगे। अब यहां पर ये वाला जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन आपका क्या है, काफी क्या बन जाएगा, महत्वपूर्ण बन जाएगा। ये वाला डिस्कशन जो है ये आपका काफी महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अब देखिएगा होगा क्या कि कंपनी अगर मीर जाफर साहब को बंगाल का नवाब बना रही है, कंपनी अगर मीर जाफर साहब को क्या है, बंगाल का नवाब बना रही है, तो फ्री में तो नहीं बनाएगी। यानी कि इसको कैलकुलेट करने का तरीका हम हमेशा से बताते रहे हैं, आज आपको भी बता रहे हैं कि मीर जाफर की ओर से कंपनी को कुछ दिया जाएगा। कुछ देने का मतलब क्या है, मनी, M1 मनी, M2 मनी, M3 पैसा दिया जाएगा, धन दिया जाएगा, M4 M5, और ये चलता रहेगा कब तक, MN तक बना लेते हैं, तो चलता रहेगा। यानी कि अगर आपको बंगाल के नवाब के गद्दी पर बैठाया गया तो आपको कंपनी को लाभ कराना पड़ेगा। बंगाल के नवाब के रूप में जो आपकी इनकम हो रही है उसी इनकम को आधार बना करके कहने के क्या है कि आपको कंपनी को पे करते रहना पड़ेगा, यानी कि कंपनी को पैसा आपको देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात यह है, इसको आप राजनीतिक रिश्वत भी कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि एक वक्त का खाना खाना आप भूल सकते हैं, लेकिन ये मत भूल जाना, मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को कुछ दिया है, कुछ गया है, ठीक है। और ये जो दिया गया है इसको हम कहेंगे व्यक्तिगत भेंट है। ये इसका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं था, इसको आप क्या मान के चलेंगे, व्यक्तिगत भेंट मान के चलेंगे। यानी कि कंपनी के साथ जुड़ाव नहीं, कंपनी के साथ जुड़ाव नहीं, कंपनी के साथ जुड़ाव नहीं करना है, कंपनी के साथ जुड़ाव नहीं। और ये जो व्यक्तिगत भेंट है इसका मतलब क्या है कि आप यहां आएंगे, बंगाल स्थित 24 परगना, बंगाल स्थित 24 परगना का दीवानी अधिकार, बंगाल स्थित 24 परगना का दीवानी अधिकार रॉबर्ट क्लाइव को प्रदान किया गया। दीवानी अधिकार रॉबर्ट क्लाइव को प्रदान किया गया, रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया, दीवानी अधिकार रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल में जो 24 परगना जैसा भौगोलिक क्षेत्र है, यहां पर आपका जो भी कृषि उत्पादन होगा, इस कृषि उत्पादन को आधार बना करके जो भू राजस्व की वसूली होगी वो कंपनी नहीं करेगी, बल्कि कौन करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव करेंगे। और कैसे करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर करेंगे।
तो सवाल कई बार बना है कि बंगाल का निम्न में से ऐसा नवाब कौन सा है जिसने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल स्थित 24 परगना का दीवानी अधिकार सौंपा। तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहां पे आपका रेस्पेक्टिव आंसर किस रूप में आ जाना चाहिए, मीर जाफर के रूप में आ जाना चाहिए। यही एक कारण है कि मीर जाफर को, है ना, इसलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया। इसलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया। रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़, दैट मीन्स जयकाल, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया। तो ये सवाल भी कई बार आपके परीक्षाओं में पनप चुका है कि बंगाल का ऐसा नवाब कौन सा है जिसको आप रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहेंगे। भाई इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर इतनी बड़ी भेंट देने का मतलब क्या था। यानी कि ये कोटेशन किसी की ओर से नहीं पूछा जाएगा, ये एक सामूहिक टिप्पणी है किसकी, इतिहासकारों की। तो इस प्रकार से आप इसको लेकर के चलेंगे, है ना, कि मीर जाफर को अगर आप बंगाल के नवाब के रूप में लेकर चलेंगे, कंपनी को बेनिफिट्स आपको देने पड़ेंगे। क्या है, कंपनी को क्या है, बेनिफिट्स आपको देकर के चलने पड़ेंगे। तो जब आप कंपनी को बेनिफिट्स देने की बात करोगे तो लगातार आपकी ओर से कंपनी को क्या है, धन आपको देना पड़ेगा, मनी आपको देकर के चलना पड़ेगा। तो कंपनी के साथ उनका व्यवहार ये रहेगा। और लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण आपका क्या, यहां पर मीर जाफर का रॉबर्ट क्लाइव के साथ किस प्रकार का व्यवहार रहा, यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बंगाल स्थित 24 परगना का दीवानी अधिकार इंडिविजुअली रॉबर्ट क्लाइव को हैंडओवर करने की बात करते हैं। यानी कि 24 परगना जैसे भौगोलिक क्षेत्र में जितना भी कृषि उत्पादन होगा, उस कृषि उत्पादन के संदर्भ में राजस्व वसूलने का अधिकार जो होगा वो किसके पास होगा, रॉबर्ट क्लाइव के पास होगा, कंपनी के पास नहीं होगा। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसको माना गया, मीर जाफर साहब को माना गया। अब थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं कि इस कैलकुलेशन में बताया जा रहा है आपको कि मीर जाफर लगातार कंपनी को बेनिफिट्स दे रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे। मीर जाफर क्या लगातार कंपनी को बेनिफिट्स दे रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे भाई, है ना। यानी कि मनी का फ्लो है M1, M2, M3, M4, M5, Mn तक हम इसको ले गए। यानी कि मीर जाफर की ओर से लगातार क्या है, कंपनी को आर्थिक तौर पर क्या लाभ दिया जा रहा है, बेनिफिट दिए जा रहे हैं, लेकिन कब तक। वो दिन आ ही गया जब मीर जाफर ने कहा कि भैया अब नहीं हो पाएगा, अब हम आपको क्या आर्थिक तौर पर बेनिफिट्स नहीं दे पाएंगे। अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, क्योंकि बंगाल के नवाब की गद्दी पर अपने आप को स्थापित किए जाने के संदर्भ में लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अंग्रेजों के पास जो विकल्प हैं, विकल्प जो हैं वो सीमित नहीं है, वो विस्तारित रूप में है, क्योंकि अब वो क्या है, बंगाल की राजनीति में शासक निर्माता की भूमिका में आ चुके हैं। जैसे ही मीर जाफर ने कहा कि अब नहीं हो पाएगा, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर के पर क्या लगाया, एक आरोप लगाया। सवाल आता है, एक आरोप लगाया, और आरोप क्या लगाया, आरोप यह लगाया कि भैया आप क्या है, डचों के साथ मिलकर है ना, हमें मतलब अंग्रेजों को हमें भारत से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। एलिगेशन लगाया, ऐसे नहीं हटाया, पहले आरोप लगाया, और आरोप लगाने के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाया। अंग्रेज तो अंग्रेज है कि भैया हम आप पर आरोप लगाते हैं, अरे हमने तो आपको बंगाल का नवाब बनाया भाई, और आप कर क्या रहे हैं, आप डचों के साथ मिलकर के क्या है, हमको भारत से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, गद्दी से हटो। क्योंकि हमारे पास जो विकल्प हैं वो सीमित मात्रा में नहीं है, हमारे पास जो विकल्प हो क्या विस्तारित मात्रा में। यह सवाल कई बार ऐसे भी आ जाता है कि वेदरा का युद्ध किसकी कूटनीति का परिणाम था, किसकी डिप्लोमेसी का परिणाम था, किसकी डिप्लोमेसी का परिणाम था। बहुत बार आया सवाल ऐसे ही है, किसकी डिप्लोमेसी का परिणाम था। और जब आप किसकी बताने की बात करेंगे तो आपको यहां पर रेफरेंस किसका लेकर चलना पड़ेगा, नवाब ऑफ बंगाल का रेफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा।
किसका रेफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा? नवाब ऑफ बंगाल का रेफरेंस आपको यहां पर क्या लेकर के चलना पड़ेगा? तो किसकी कूटनीति का परिणाम है? तो यहां पर किसकी डिप्लोमेसी का परिणाम है? तो जो आपका आंसर आ जाना चाहिए बंगाल के नवाब की ओर, जो आपका आंसर जाएगा तो वहां आपका आंसर किस रूप में आ जाना चाहिए? मीर जाफर के रूप में क्या है आपका प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए। तो एक व्यवहार तो आपको ये वाला लेकर के चलना ही पड़ेगा, साथ ही साथ एक व्यवहार क्या मेरे प्यारे साथियों आपको ये वाले भी लेकर चलना पड़ेगा कि एक दिन आ ही जाएगा ऐसा, कौन कब तक लगातार पैसा देता रहेगा। तो जैसे ही मीर जाफर साहब ने कहा कि साहब अब नहीं हो पाएगा, हम आपको आर्थिक तौर पर जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दे पाएंगे। अंग्रेजों ने पहले तो मीर जाफर पर एक एलिगेशन लगाया कि आप डचों के साथ मिलकर के क्या हमको भारत से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बात को इतिहास में ऐसे भी लिखा गया है कि जो उस समय आपका बैटल ऑफ बेदरा हुआ था, है ना, जो अंग्रेजों तथा डचों के मध्य आपने कैलकुलेट भी कर लिया है, तो इसी को आधार बना करके कई बार यह पुटअप किया जाता है कि बंगाल का ऐसा कौन सा नवाब है जिसको आधार बना करके आप ये कहेंगे कि जो आपका वेदरा का युद्ध है वो उसी की डिप्लोमेसी का परिणाम था। तो वहां भी आपका आंसर किस रूप में आ जाना चाहिए? मीर जाफर के रूप में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ आपके समझ में बहुत प्यार के साथ आ गया होगा, बहुत आसानी के साथ आ गया होगा, और इसी तरीके से लगातार क्या है आप कक्षाओं के साथ जुड़ के कार्य करेंगे। जो भी आपकी बोर्ड पे ड्राफ्टिंग्स होती हैं आप उनको इसी तरीके से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने घर में रहते हुए क्या है आप क्या है इनको विस्तारित रूप देने का प्रयास करेंगे। खुद की जो समझ है इन चीजों को पढ़ने के बाद, इन चीजों को कैलकुलेट करने के बाद खुद की जो समझ आपकी विकसित होती है ना, उसी को आधार बना करके आपको लैंग्वेज देनी है, क्योंकि परीक्षा में जाने से पहले आपकी खुद की जो व्यक्तिगत भाषा है वो आपकी सबसे बड़ी क्या मानी जाएगी? ताकत मानी जाएगी। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।